प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जा रहे थे। तो प्रकाश के गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के जो न्यूमेरिकल हमने लगाए उसमें आपने देखा कि कम से कम 39 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए और हर तरीके का न्यूमेरिकल लगाना आपने सीखा। आज हम उससे आगे की जो लेसन है हमारा, उससे आगे जो भी हमारे टॉपिक है जिसमें हम लोग आज न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके होंगे उन्हें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल लगाने से पहले जैसे कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रिज्म से जब आपका रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है, उससे रिलेटेड जब ये लेसन पढ़ा गया था तो उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह थे। तो पहले उन फॉर्मूलों को देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, और उन फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ऐसा कर लेने से ना एक बेनिफिट ये रहता है आपको कि कोई भी न्यूमेरिकल जब हम पढ़ते हैं, हम उसको करने चलते हैं, तो उसमें दी गई क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग हमको पता क्या लगाना है, इसका आइडिया हमको बहुत जल्दी से मिल जाता है और प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ फॉर्मूलों का आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो देख लेते हैं, ये प्रिज्म है, आप तो जानते ही हैं प्रिज्म से प्रकाश का विचलन होता है, ये आपने पढ़ा हुआ था। ये एक प्रिज्म बना लिया हमने, सपोज दिस प्रिज्म इज ए, बी एंड सी। ये कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, जिसे हम ए से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं सीधे। प्रिज्म कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण भी कह दिया जाता है इसको। इससे आप प्रिज्म कोण कहेंगे या इसी का नाम रख दिया जाएगा अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इस पर लाइट का जो हम डेविएशन दिखाते थे वो, उसके लिए एक लाइट रे मैं बना के आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए। ये आपतित किरण है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा आपतित किया हमने। इस सरफेस पर ये एक अभिलंब बनाते हैं, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस सरफेस पर N1। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, यहाँ पूरा ग्लास ही ग्लास भरा हुआ है। इधर की तरफ एयर है, इधर की तरफ भी एयर है, पर यहाँ अंदर में ग्लास है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। यहां वायु से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है, वायु से कांच में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये इसके जाने का एक्चुअल पाथ तो ये है, ये पर ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये अभिलंब की ओर झुक के ऐसे निकल जाती है। इस रास्ते पर नहीं जाती, ये ऐसे चली जाती है। यहां पर जाते जाते फिर से यहां पर एक इंटरफेस मिला उसको, ये सरफेस मिली जिस सरफेस के इधर ग्लास है और उस सरफेस के उधर की तरफ एयर है। इस इंटरफेस पर जब लाइट रे पड़ेगी, एक बार फिर से प्रकाश का अपवर्तन होगा। कांच से वायु की तरफ प्रकाश किरण जा रही है और कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। यहां पर भी हम एक अभिलंब बना लेते हैं, ये हमने एक अभिलंब ड्रॉ कर लिया जो कि सेकेंड सरफेस का नॉर्मल है। यहां पर अभिलंब से दूर हटेगी तो जाने का रास्ता लाइट रे का तो ये है। एक्चुअल अगर पाथ आप देखेंगे तो ये ऐसे जाना चाहती है सीधी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ग्लास से एयर में आ रही है अभिलंब से दूर हट जाएगी और ऐसी निकल जाएगी। तो एक्चुअल पाथ जो लाइट रे का है वो है पी क्यू, इस पॉइंट को अगर R माने तो R और ये S, P Q R S, ऐसे लाइट रे का पाथ रहेगा। इसमें अभिलंब और ये जो अपवर्तित किरण है इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं R, ठीक है। यही चीज अगर हम इधर से प्रकाश किरण डालते, देखिए यहां से लाइट रे हमने डाली है तो P Q R S इसका पाथ आया है। अगर हम लाइट की रे इधर से डाल देते S से तो इसका पाथ आ जाता S R Q P,
क्यों SR/QP आ जाता? रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। उस वक्त अभिलंब के साथ बनाया हुआ ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल आपतन कोण होता, इसको हम I' से लिख लेते हैं। ये इसके बीच की लाइन हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये उस वक्त आपतन कोण होता, इसलिए इसको हम I' माने ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपतन कोण हम इसको I मान चुके हैं, तो उसको I' कर लो। और उस वक्त अभिलंब के साथ ये अपवर्तित किरण होती, ये वाली, ये वाला जो एंगल होता, इसे हम R' मान लेते, अपवर्तन कोण। तो ये सारा कुछ इस सरफेस पर प्रिज्म की प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, प्रिज्म की सरफेस पर भी प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, लेकिन दोनों को मिला के जो होता है वो विचलन कहलाता है। आपको पहले भी ये चीज बताई गई है। तो प्रिज्म की एक सरफेस पर लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है, दूसरी सरफेस पर लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है, पर पूरा मिला के जो प्रिज्म एक्शन करता है वो डेविएशन कहलाता है। और यहां पर एक एंगल ऑफ डेविएशन भी आपने पढ़ा हुआ है। ये प्रकाश किरण का प्रारंभिक रास्ता है और ये इसको आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे इसको, और इसको कहा जाएगा निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक, उसके बाद देखिए और मुझे क्या बताना था, हाँ, विचलन कोण के बारे में हम बात करना चाहते थे। ये आपतित किरण है, आपतित किरण की डायरेक्शन ये है, निर्गत किरण की डायरेक्शन ये है। इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दें ऐसे, तो ये देखिए, ये जो निर्गत किरण है और आपतित किरण के बीच इतना एंगल बनता है, ये वाला एंगल ना, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं। किसी प्रिज्म पर आपतित किरण तथा प्रिज्म से निर्गत किरणों के बीच, उनकी दिशाओं के बीच जो कोण बनता है उसको बोला जाता है विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। और उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें प्रिज्म में आपने पढ़ी हुई थी। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले बनते हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से, क्योंकि हमारा मेन फोकस, हम क्योंकि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना चाहते हैं, थ्योरी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अगर आपको थ्योरी एक बार फिर से पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है, तो आप फिर से वीडियोस में जा सकते हैं और जो थ्योरी के लिए बनाए गए उनको आप देखिए जा करके, क्योंकि हमारा मेन फोकस आज के दिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे है। और न्यूमेरिकल्स पे आप सब जानते हैं फॉर्मूला यूज करना पड़ता है हमको, तो हम फॉर्मूले पर आते हैं कि जब हमने प्रिज्म का लेशन पढ़ा था उस वक्त कौन कौन से फॉर्मूले इस पे बने थे, उन फॉर्मूलों को हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, बड़ा सिंपल है, फॉर्मूले इसमें ज्यादा है ही नहीं। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए क्या फॉर्मूला बना था। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसके लिए जो फॉर्मूला बना वो था, एक तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है साइन I अपॉन साइन R। देखिए स्नेल्स लॉ से अगर आपको I मालूम है, R मालूम है, तो साइन I अपॉन साइन R से भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। बट याद रहे कि प्रकाश किरण उस समय अभिलंबवत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट की रे इस सरफेस के बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर आएगी ना, नॉर्मल आएगी, तो उस समय आपतन कोण भी 0 डिग्री का रहेगा और अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री का रहेगा, उससे हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ये बहुत याद रखें कि आप अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का निकालें, साइन I अपॉन साइन R से निकालना है अगर आपको, इसी से निकालिए। बट आपको याद रहना चाहिए कि उस समय आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर ना हो, या हम यूं कह सकते हैं कि पृष्ठ के लंबवत प्रकाश किरण आपतित ना हुई हो,
उस वक्त अगर लंबवत आपतित हुई हो तो ये सूत्र मत यूज करिएगा। फिर और भी हमारे पास तरीके हैं, उनसे निकालेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला अपवर्तनांक को निकालने का हमारे पास और जो स्पेशली प्रिज्म के लिए बना हुआ था, जिसमें प्रिज्म का कोण आया था, विचलन कोण आया था और ये सारी चीजें आई हुई थी, उससे हमने बनाया हुआ था, डिराइव करके दिखाया गया था आपको, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला यूज करा करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए या इस फॉर्मूले में देखो जो चीजें यूज हो रही हैं वो चीजें क्या हैं। सबसे पहले इनका देखिए, आई क्या चीज है, प्रकाश का आपतन कोण। सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको याद नहीं रहेगा कि आई क्या चीज है तो क्वेश्चन में दे भी दिया जाएगा तो भी आप भटकते रह जाओगे कि हम आई कहां से लाएंगे। इसलिए सिंबल का मालूम होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आई आपतन कोण है, आर जो यहां पर देख रहे हैं ये एक अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। ठीक है। ए क्या है, ए है जिसे आप बोलते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी कहा जाता है इसको, अपवर्तक कोण। डेल्टा एम अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जिसको कहते हैं, डेल्टा एम है ना, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। प्रिज्म में एक स्पेशल कंडीशन के लिए ही विचलन का कोण न्यूनतम होता है, एक विशेष स्थिति के लिए विचलन कोण मिनिमम आपको मिलेगा। अगर आप n का फॉर्मूला या म्यू का फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं तो इसमें जो ये विचलन कोण यूज होता है ये अल्पतम विचलन कोण यूज होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और मैंने बोला कि प्रिज्म में एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक स्पेशल कंडीशन के लिए ही उसमें बनने वाला जो विचलन कोण होगा वो मिनिमम आएगा। ठीक है। तो मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को यहां पर यूज करना है आपको। तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि मैंने बोला प्रिज्म में एक कंडीशन होती है अल्पतम विचलन की स्थिति। जिस वक्त हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन कोण दर्शाता है वो एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। नॉर्मली अगर अल्पतम विचलन की स्थिति में नहीं है तो क्या कंडीशन है, और अगर प्रिज्म हमारा अल्पतम विचलन की अवस्था में है तो क्या कंडीशन है, दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो यहां पर मैं इसके बारे में लिखूंगा कि यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में नहीं है, देखिए समझ रहे हैं, अगर प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में नहीं है मतलब प्रिज्म की कंडीशन वो वाली कंडीशन नहीं है कि जब विचलन कोण सबसे मिनिमम बन रहा है, कोई और कंडीशन है, उस वक्त क्या रूल यूज होते हैं। उस वक्त आप याद रखिए r प्लस आर डैश की वैल्यू जो होगी वो a के बराबर आएगी। एक चीज तो ये याद रखना है, ये r और ये r डैश इस पृष्ठ के लिए ये अपवर्तन कोण है और इस पृष्ठ के लिए ये r डैश आपतन कोण है। दूसरा जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो आती है i प्लस आई डैश माइनस ए। ठीक है। तो अगर हमारा प्रिज्म जो है उस एक्सपेरिमेंट करते वक्त वो वाली कंडीशन है उसकी जो अल्पतम विचलन कोण नहीं दर्शाता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन शो नहीं कर रहा है, उसमें जो बनने वाला विचलन कोण है वो मिनिमम नहीं है,
उस वक्त ए की वैल्यू आर प्लस आर डैश आएगी और डेल्टा की वैल्यू, अब देखो यहां डेल्टा के साथ हमने एम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेइंग यू कि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में नहीं है। अगर अल्पतम विचलन की स्थिति में होता तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता ना, तो डेविएशन मिनिमम है ही नहीं इस समय। अगर डेविएशन मिनिमम नहीं है तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन डेविएशन मिनिमम की कंडीशन नहीं है। उस वक्त तो हम डेल्टा को डेल्टा ही लिखेंगे ना, विचलन कोण को। उस वक्त विचलन कोण आई प्लस आई डैश माइनस ए रहेगा। लेकिन अगर हमारा प्रिज्म में लाइट रेज ऐसी डाली जा रही हैं, इस एंगल पर डाली जा रही हैं कि विचलन कोण जो उसमें बन रहा है वो सबसे कम बन रहा है, सबसे मिनिमम बन रहा है, वो कंडीशन अलग आएगी आपकी। ये वो वाली कंडीशन अभी नहीं ले रहे हैं हम। अब लेते हैं कि यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो क्या होगा। यदि प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तब। बेटा ये दोनों कंडीशन समझ रहे हैं ना आप? ये कब की कंडीशन है? प्रिज्म मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में नहीं है, उस वक्त ये सूत्रावली आपकी यूज होगी। ये फॉर्मूला जो भी जहां जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। यहां पे अगर हमारा प्रिज्म उस कंडीशन पे है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन सबसे छोटा बन रहा है, मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन पे है, उस वक्त इनमें से कुछ चीजें ना बदलाव आ जाता है। इनमें क्या बदलाव आ जाता है? पहला चेंज तो ये आ जाएगा आपका कि जो आई होगा वो आई डैश के बराबर हो जाएगा, जो आर होगा वो आर डैश के बराबर होगा। मतलब उस सिचुएशन पर ये आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है, और इस पृष्ठ का जो अपवर्तन कोण है वो इस पृष्ठ पर आपतन कोण के बराबर हो जाता है, तो आर आर डैश के बराबर हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन पर ए और डेल्टा के सूत्र क्या बन जाते हैं? आर और आई के लिए हम बनाएंगे। उस कंडीशन पे आर की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है a बाई 2, और आई की जो वैल्यू आ जाती है उस कंडीशन पर वो आ जाती है a प्लस डेल्टा m बाई 2। उस वक्त इतना अपवर्तन कोण हो जाता है और ये आपतन कोण हो जाया करता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना है कि जब प्रिज्म आपका अल्पतम विचलन की अवस्था में है उस वक्त क्या कंडीशन है। अगर प्रिज्म को नहीं बताया गया है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में है, हमको ये नहीं कहा गया है, कोई भी जनरल कंडीशन है, उस वक्त हम ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। आप जानते हैं हमारा प्रिज्म जो होता है वो अधिकतम विचलन की स्थिति में भी हो सकता है। देखो 3 कंडीशन गौर से सुन लीजिए। प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में हो सकता है, मतलब उस समय विचलन कोण सबसे छोटा बनेगा, जितना मिनिमम बन सकता है वो वाली कंडीशन। एक कंडीशन वो होती है कि हमारा जो प्रिज्म होगा वो अधिकतम विचलन की स्थिति में होगा। अधिकतम कि जब डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा से ज्यादा मिलेगी आपको। और बाकी तीसरी कंडीशन वो जनरल कंडीशन कि एंगल ऑफ डेविएशन ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम है। तो जनरल कंडीशन ये वाली हो रही है, मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये आ रही है। तो ऐसी क्या कंडीशन होगी कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। एक्चुअली जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई है उस समय उसके बारे में आपसे नहीं चर्चा की गई है, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, पर न्यूमेरिकल्स में कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अभी आप न्यूमेरिकल लगाना जब शुरू करेंगे तो मुझे याद है कि कुछ न्यूमेरिकल हैं, एक आध न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं जिनमें ये शर्त भी बोली जाएगी कि विचलन कोण सबसे अधिकतम होगा। विचलन कोण का मान सबसे अधिकतम हो ऐसा तब होता है जब आपका आपतित किरण जो होगी, आपतित किरण ये इसके समांतर ऐसे जाएगी प्रकाश किरण। अभी आपतित किरण आपने सरफेस से ऐसे डाली है ना, उस
समय डेल्टा ये है, मिनिमम है, जनरल है, जैसा भी है हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई बोलता है कि विचलन कोण हमको मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विचलन कोण चाहिए, अधिकतम विचलन कोण चाहिए, उस वक्त आपकी प्रकाश किरण को इस सरफेस के ऐसे समांतर जाना पड़ेगा। इस तरीके से समांतर का मतलब उससे ऐसे साथ साथ चलना पड़ेगा। वो जो अपवर्तन होता है ना, उस अपवर्तन का एक नाम भी रखा गया है, ग्रेजिंग इंसिडेंस उसको बोला जाता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस उसको कहते हैं। तो ये एक बड़ी स्पेशल कंडीशन है कि अगर विचलन कोण का मान अधिकतम कब होता है, तो विचलन कोण का मान अधिकतम तब होता है जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है। लेकिन कैसे आपतित होती है? पृष्ठ के पैरेलल, ऐसे साथ साथ सट के चलती है उससे। ये जब कोण ये ऐसे जब चलती है ना, उस वक्त ये आपतन कोण कितने का आएगा आप समझ सकते हैं? उस वक्त अभिलंब के साथ ये किरण जो कोण बनाएगी वो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो जब आपतन कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम प्रिज्म पर बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। हिंदी में उसको कुछ बोला जाता होगा, हिंदी में इसको कह रहे हैं पृष्ठ सर्पी आपतन। पृष्ठ सर्पी आपतन, ये सरफेस पर ना ऐसे चल रही है, सरफेस के साथ साथ लग के चल रही है, तो उस समय जो डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी कंडीशन है लिखे दे रहा हूं, अधिकतम विचलन के लिए, अधिकतम विचलन के लिए, अधिकतम विचलन के लिए क्या जरूरी है? अधिकतम विचलन के लिए जरूरी है ग्रेजिंग इंसिडेंस जरूरी है। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब अभी हमने देखे पढ़ा हिंदी में, पृष्ठ सर्पी आपतन। पृष्ठ सर्पी आपतन, पृष्ठ सर्पी आपतन का मतलब है कि उस समय आई की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन पर विचलन सबसे मैक्सिमम मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो जाती है। अपवर्तन का कोण हो गया, अल्पतम विचलन की स्थिति हो गई, और जनरल कंडीशन हो गई, अधिकतम विचलन की स्थिति हो गई ऐसी सिचुएशन पर। इसके बाद एक चीज और, जब अल्पतम विचलन की स्थिति होती है, अल्पतम विचलन वाली स्थिति, उस समय ये अपवर्तित किरण होती है ना, ये प्रिज्म के आधार के समांतर रहती है। ये भी आपको याद रखना है भाई। अल्पतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के अंदर जो किरण अपवर्तित होकर चलती है ना, वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिए। अपवर्तित किरण, कौन सी वाली अपवर्तित किरण? प्रिज्म के भीतर वाली जो है, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण, प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार, प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी, हो सकता है जरूरत पड़ सकती है कभी भी। तो ये हुआ। एक चीज और छोटी सी यहां पर जगह है तो बता देते हैं। अगर प्रिज्म पतला है, पतले प्रिज्म के लिए आपको याद होगा, अगर प्रिज्म पतला होगा तो जो साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है उसको a प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखते हैं, और साइन a बाई 2 को हम a बाई 2 लिख सकते हैं। उससे जो डेल्टा की एक वैल्यू निकल करके आती है वो शायद आप सभी को याद होगी। पतले प्रिज्म के लिए ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में बोला जाएगा। पतले प्रिज्म, पतला प्रिज्म किसको कहेंगे? जिसका ये अपवर्तक कोण जो होगा ना वो 5 डिग्री 7 डिग्री ऐसा होगा,
या तो पतला बोला जाएगा या तो उसका एंगल बता देंगे तो हम जान जाएंगे। अभी 30 डिग्री अगर कह दिया अपवर्तक कोण तो फिर वो प्रिज्म पतला नहीं है। 60 डिग्री बोल दिया पतला नहीं है, बोल दिया एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 5 डिग्री है तो फिर तो वो पतली की सीरीज में चला जाएगा ना। तो इसलिए पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू माइनस 1 इंटू ए। पर बहुत याद रखें, डेल्टा के लिए हमेशा सूत्र ये वाला लगेगा ऐसा नहीं है। या आप सोचो डेल्टा मालूम है, ए मालूम है, म्यू निकाल लें तो हमेशा ये सूत्र नहीं लगेगा। ये केवल फॉर्मूला उस वक्त लगेगा जब प्रिज्म पतला होगा और उसकी इस स्पेशल कंडीशन में ये हमको दिया जाएगा कि पतले प्रिज्म के लिए ये ज्ञात करिए। अगर प्रिज्म के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि प्रिज्म पतला है या कैसा है तो फिर आप नॉर्मली एन के लिए या म्यू के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे भाई आप, ठीक है ना। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। और भी देखिए विचलन कोण का ये फॉर्मूला आपका आएगा। इसमें आपको तो मालूम है, ये तो होगा कि सारा कुछ विचलन के बारे में। इसमें डिस्पर्सन भी होता है। डिस्पर्सन होता है मतलब व्हाइट लाइट जब आप डालते हैं तो अलग अलग कलर की जो लाइट्स होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन पे निकलती हैं। आपको मालूम है सबसे नीचे कौन सी लाइट रे आती है, रेड कलर, और सबसे ऊपर कौन सी रहती है, वायलेट। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, रेड कलर का विचलन सबसे ज्यादा होता है। सबसे नीचे बैगनी होती है, सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर रेड होती है और सबसे नीचे बैगनी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सबसे ऊपर रेड है, सबसे नीचे बैगनी है, क्योंकि रेड की स्पीड ज्यादा होती है तो मुड़ नहीं पाता उतना, और बैगनी की स्पीड कांच के भीतर उतनी ज्यादा नहीं होती है इसलिए वो मुड़ सकता है अच्छे से। इसलिए विबग्योर से उसके कलर हम देते हैं। तो सबसे ज्यादा विचलन कोण किसके लिए बनेगा, बैगनी प्रकाश के लिए, और सबसे कम विचलन कोण किसके लिए बनेगा, लाल रंग के प्रकाश के लिए। तो बैगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण का सूत्र क्या आता है, बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण, बैंगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण, उसके लिए डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू फॉर V माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण जो आएगा वो बैगनी रंग के प्रकाश का, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक -1 इंटू ए के बराबर आएगा। लाल रंग के प्रकाश का, लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण, लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण डेल्टा R इज इक्वल टू म्यू फॉर R माइनस 1 इंटू ए। लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण, लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण, ठीक है। इनमें से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, बैगनी रंग, क्योंकि आपको नीचे मिलेगा इसलिए इसके लिए विचलन कोण ये बड़ा रहेगा। और लाल रंग का प्रकाश जो होता है वो ऊपर ही उसकी रे बनी रहती है, ज्यादा नहीं मुड़ पाती है, तो ये वाला कोण छोटा आएगा। अब इन दोनों की कोणों के बीच का जो अंतर होता है उसका भी एक नाम रखा गया था, वर्ण विक्षेपण कोण या कोणीय वर्ण विक्षेपण। आपको याद होगा थीटा से रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है ना। तो क्या हम यहीं लिख दें इस जगह पर, देखिए वर्ण विक्षेपण कोण, या दूसरा नाम क्या बताया गया आपको, दूसरा नाम बताया गया कोणीय वर्ण विक्षेपण, और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अगर हम डेल्टा V और डेल्टा R के यहां मान लिख दें, वैल्यूज अगर लिख दें, तो इसकी एक वैल्यू बन जाएगी म्यू के टर्म्स में, वो देखिए क्या बन जाएगी,
थीटा का एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। थीटा की दूसरी वैल्यू जो म्यू के टर्म्स में आ जाएगी, डेल्टा वी में डेल्टा आर को माइनस करने से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू फॉर वी माइनस म्यू फॉर रेड इंटू ए। ये वर्ण विक्षेपण कोण है या कोणीय वर्ण विक्षेपण है। तो प्रिज्म से निर्गत किरणों में सबसे नीचे कौन सा कलर मिलेगा आपको, बैगनी कलर, और सबसे ऊपर 7 रंगों में जो डिवाइड हो जाएगा उसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। रेड का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। रेड का विचलन कम इसलिए होता है क्योंकि कांच के भीतर रेड लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, और जब स्पीड ज्यादा होती है तो वो अपने आप को ज्यादा मोड़ नहीं पाता है। और कांच के भीतर बैगनी रंग के प्रकाश की स्पीड सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ जाता है और मुड़ के नीचे साइड में हमको दिखाई देता है। बाकी के सारे कलर उनके बीच में रहेंगे, और लाल रंग की प्रकाश किरण और बैगनी रंग की प्रकाश किरणों के बीच जो विचलन कोण, निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनेगा इनकी, उस कोण को बोला जाएगा वर्ण विक्षेपण कोण या कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला ये भी है, अगर आपको विचलन कोण पता है तो ये यूज करिए, अगर अपवर्तनांक वगैरह मालूम है, ए मालूम है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उसका मान निकाल लिया करेंगे। एक छोटी सी चीज और इसमें बची है, पर हमारे पास जगह नहीं बची हुई है, और वो है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बची हुई है, डिस्पर्सिव पावर, जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो उसके बारे में बता देते हैं, और तो इस लेसन में ज्यादा कुछ नहीं लगता मुझे खास है, और इसके बाद न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं करने के लिए। ओके, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर करते हैं। अभी ये बताइए कि ये चीजें याद आ रही है कि नहीं याद आ रही हैं, देखिए समझ में आई कि नहीं आई, ये तो हम पहले ही पूछ चुके हैं आपसे जब थ्योरी पढ़ाई जा रही थी। अभी आज तो बस काम ये है कि मुझे याद दिलाना है आपको, तो याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है। और ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई, फॉर मैक्सिमम डेविएशन विद द प्रिज्म, प्रिज्म से अधिकतम विचलन कब हो सकता है, बताइए अगर समझ गए हैं तो। जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर कैसे डाला जाएगा, पृष्ठ सर्पी आपतन होगा। पृष्ठ सर्पी आपतन मतलब सरफेस के साथ जो लाइट होगी वो स्लाइड करेगी, सरफेस के साथ साथ ऐसे उसके सट के चलेगी। उस समय आपतन कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और वो उस समय जितना विचलन कोण बनेगा ना, दैट डेविएशन विल बी मैक्सिमम डेविएशन विद द प्रिज्म। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आ जाए तो यूज करेंगे, अंग्रेजी में ग्रेजिंग इंसिडेंस उसको बोलते हैं, इस प्रकार का जो इंसिडेंस होता है। ठीक है ना, ओके, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे की बात फिर करते हैं। एक जो छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है इसमें हमें फॉर्मूला देखने के लिए, वो है प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए। यहां पर मैं बता देता हूं आपको, वर्ण प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है आपको, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, सबसे बेसिक फॉर्मूला। थीटा के बारे में बहुआ अभी अभी बताया था ना हमने, क्या बोलते थे इसको, वर्ण विक्षेपण कोण, या दूसरा नाम रखा गया कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन या डिस्पर्सिव एंगल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये है पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण, पीले प्रकाश का विचलन कोण, ठीक है ना, या मध्यवर्ती प्रकाश का विचलन कोण भी आप बोल सकते हैं। फिर थीटा की वैल्यू लिखी गई आपकी, थीटा का मान निकाला गया था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई। थीटा की एक वैल्यू ये थी, एक वैल्यू और जब मिली हम, म्यू फॉर वी माइनस म्यू फॉर रेड और इनटू ए, और डेल्टा वाई की अगर हम वैल्यू निकालते तो म्यू फॉर वाई माइनस 1 इंटू ए, ये ए से ए कैंसल हो गया, म्यू फॉर वी माइनस म्यू फॉर आर अपॉन म्यू फॉर वाई
-1। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आ जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर भी एंगल है और नीचे भी एंगल है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बस इतनी सी छोटी सी चीज रह गई थी, वो भी हमने आपको बता दिया है। जरूरत पड़ने पर आप इसे यूज करिएगा। एक बार सिंबल्स को बता दीजिए और देख लेते हैं आपको याद है कि नहीं। डेल्टा वी क्या चीज है? बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण। डेल्टा आर क्या चीज है? लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण। ये पीले रंग के प्रकाश का विचलन कोण, और पीले रंग के प्रकाश को मध्यवर्ती रंग भी बोलते हैं। ये है पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, और ये है पीले रंग के प्रकाश के लिए अथवा मध्यवर्ती रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का ही होगा। पीले रंग का अपवर्तनांक मत बोल दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, म्यू वी देखा बोले बैगनी रंग का अपवर्तनांक। रंग का भी नहीं, कोई होली थोड़ी है रंग का अपवर्तनांक। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक। हाँ आ रही है, तो जब आएगी तब बोलेंगे ना उसको। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक है ये, सॉरी बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक। देखो आपको समझाते समझाते हम भी बोल ले। हाँ जी, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब इस पर बेस्ड आज 2 न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे और घर जाकर के फिर आप भी बाकी न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे शुरू में सबसे इजी न्यूमेरिकल्स हम लोग ले रहे हैं, धीरे धीरे उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, जैसे पिछले क्लास में किया हुआ था। पिछले चैप्टर था ना आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, उसमें भी शुरुआत में छोटे छोटे क्वेश्चन से उठाया। इससे काफी आसानी मिलती है और एक एक स्टेप आप अच्छे से सीखते चले जाते हैं। चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन, पढ़े हम, आप तैयार हैं? ओके, प्लीज देखिए सभी लोग। लिखा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। प्रिज्म है वो जिस भी मटेरियल का बना होगा, जिस भी ग्लास का बना है, उसका अपवर्तनांक √2 के बराबर है। एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। अभी याद आया आपके माइंड में प्रिज्म कोण किसको बोला जा रहा है? आई को, आर को, ए को, डेल्टा क्या? ए है प्रिज्म कोण। चलिए क्या करते हैं, नोट भी कर लेते हैं साथ में। अपवर्तनांक √2 है तो अपवर्तनांक म्यू √2 लिख दिया। प्रिज्म कोण ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अल्पतम विचलन की स्थिति में देखिए, यही बस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। ये चीज आपको समझनी है। इसका मतलब है जो प्रिज्म है हमारा वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पर है। कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन उस अवस्था में है। अब अगर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन की में है तो अब उससे रिलेटेड सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले यहां कहीं लिखा हुआ था, उसको हमने ज्ञात कीजिए। नंबर 1, अल्पतम विचलन कोण आपको मालूम करना है। सबसे पहले आपको क्या मालूम करना होगा? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण मैं लिख देता हूं कि क्या क्या मालूम करना है। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम मालूम करना है। सेकंड पार्ट पे है आपतन कोण मालूम करना है। आपतन कोण है, ओ आई एम सॉरी, आई आपको मालूम करना है। अपवर्तन कोण मालूम करना है, मतलब R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और निर्गत कोण मालूम करना है। निर्गत कोण मतलब I डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिलहाल अगर हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की अवस्था में है तो जितना I आएगा उसका उतना ही वैल्यू उसकी किसकी होगी? I डैश की। तो I निकल आएगा तो I डैश के बारे में हमें आसानी होगी, फिर उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जो वैल्यू I की आएगी वही I डैश की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब ये बताइए इतनी सारी चीजें करनी है, सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले हम R निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू A/2। याद करिए अल्पतम विचलन की अवस्था में क्या होता है? R इज इक्वल टू A/2 होता है ना। सबसे पहले हम R निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल सीरियल को परेशान मत होइएगा। अगर आपको लगता है पहले डेल्टा एम पूछा गया तो डेल्टा एम ही निकालेंगे हम, ऐसा नहीं है। आपको जो सुविधा लगे वो पहले निकाल लीजिए। पहले R आप निकाल लीजिए। R किस में पूछा गया था? थर्ड पार्ट पे। तो पहले हम थर्ड पार्ट करे दे रहे हैं। देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ये बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ही लिख दिया है।
अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में r इज इक्वल टू a/2। अब a/2 मतलब a का आधा, 60/2 करेंगे तो कितना आएगा बउआ? 30 डिग्री। इसका मतलब है जो अपवर्तन कोण आएगा वो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एक जवाब तो मिल गया। अब बताइए आप क्या निकालना चाहेंगे? सबसे पहले आप सोचिए, देखो, ठीक है ना? आप सोचेंगे तो ज्यादा आइडियाज आपके अंदर आएंगे और आगे के न्यूमेरिकल्स में भी ये सारे आइडियाज हेल्प करेंगे आपको। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? और कुछ सोचिए कि क्या बनाया जा सकता है। हम आई निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक सूत्र लगा देंगे, एंड म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आर मिल चुका है तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे। म्यू मालूम है, आर मालूम है, आई निकल जाएगा। आई निकालना है मतलब हम सेकेंड पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू की जगह पर भैया क्या लिखेंगे? √2। साइन आई, हमें आई के बारे में मालूम करना है। साइन आर, आर में मतलब 30 डिग्री। √2 इज इक्वल टू साइन आई। साइन 30 की वैल्यू बेटा होती है 1/2। अब ये 2 पलट के इधर आ जाएगा या 1/2 इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2/2। ये इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो साइन आई की वैल्यू आ जाएगी, √2 से 2 को बेटा कैंसिल कर देंगे, 1/√2। आप चाहें तो अंश और हर में √2 का गुणा करवा लें, तब भी आप पाएंगे कि ये वैल्यू 1/√2 आ गई है। और साइन में 1/√2 किस एंगल की वैल्यू होती है? 45 डिग्री। देयरफॉर आई विल बी 45 डिग्री। तो देखो आपतन कोण बेटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया आपतन कोण। अपवर्तन कोण 30 डिग्री, आपतन कोण 45 डिग्री। अब आपतन कोण आ गया है ना, अब हम अल्पतम विचलन कोण निकाल सकते हैं। तो अब हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम के लिए क्या फॉर्मूला था? 2i माइनस ए। यही तो सूत्र बनेगा, 2i माइनस ए। i प्लस आई डैश माइनस ए होता है ना, और i और i बराबर हो, i डैश बराबर हो गए तो 2i माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करिए। i का दुगना करिए। i कितना आया? 45 डिग्री। 45 डिग्री का दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस ए इज 60 डिग्री। और इस हिसाब से डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। तो अल्पतम विचलन कोण भी निकल आया। देखिए, सीरियल कोई मायने नहीं रखता, आंसर सही आना चाहिए। सीरियल आगे पीछे अगर हो जाता है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, टीचर वैसे ही चेक कर लेंगे, है ना। चलिए खैर, अभी कुछ बचा, ओ निर्गत कोण। तो निर्गत कोण में तो कुछ करना नहीं है हमको, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट, निर्गत कोण। निर्गत कोण को हम आई डैश से लिखते हैं, और आई डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी? आई के बराबर हमेशा नहीं। कब? अल्पतम विचलन की स्थिति में, और अल्पतम विचलन में है इसलिए बराबर कर रहे हैं। तो आई डैश इज इक्वल टू आई आया है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री देखिए। तो ये निर्गत कोण की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, सारे आंसर आप चेक कर सकते हैं एक बार। अब ये बताइए आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पे? ओके, चलते हैं तो फिर दूसरे न्यूमेरिकल पर। इसे हम साफ कर दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा अब तक। तो चलिए देखिए, जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है हम भी पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का, मतलब एक प्रिज्म है जिसका कोण, अपवर्तक कोण जिसको बोलते हैं या प्रिज्म कोण जिसको बोलते हैं, वो 60 डिग्री का है। तो A इज इक्वल टू 60 डिग्री। पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। पीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर येलो लाइट वो
30 डिग्री के बराबर है। आप डेल्टा एम लिख सकते हो क्योंकि मिनिमम डेविएशन ही है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण का मान, आपतन कोण मतलब आई की वैल्यू। देखो, अगर मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लगता है क्योंकि ये पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण है, न्यूनतम विचलन कोण है, आप चाहें तो न्यूनतम विचलन कोण है, डेल्टा एम से ही आप लिख लें। ये चीज मन में याद रखिए कि ये येलो लाइट के लिए है। हो सकता है उसमें केवल येलो लाइट ही डाली गई हो प्रिज्म में, या व्हाइट लाइट डाली गई होगी, हम बाकी लाइट्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, केवल येलो लाइट के पीछे पड़े हैं। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी लाइट है उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। और हमें बताना किसके बारे में है? हमें बताना है कि लाइट जो उस पर हमने डाली है प्रिज्म पे, उसका आपतन कोण कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है उसका। बस इतना सा क्वेश्चन है। इस स्थिति में क्या मतलब है इसका? कौन सी स्थिति है? अधिकतम विचलन की स्थिति है, या कोई जनरल कंडीशन है, या अल्पतम या न्यूनतम विचलन की स्थिति है? न्यूनतम विचलन की स्थिति। देखो आप सवाल को जब पढ़ो ना, गौर से देखा करो। आप जानते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही रहती है। आप मैथ्स भी सॉल्व, अगर मैथमेटिक्स आपने लिया हुआ है, आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं, एक टीचर होने के नाते मैंने ये चीज बहुत गौर किया है कि आप मैथ के जब सवाल लगाते हैं तो भी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते हैं तो भी, आपका फोकस, आपका माइंड जब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सोचना सिर्फ आंसर के बारे में शुरू कर देते हैं कि आंसर क्या आएगा। अरे भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ लो यार, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या दिया गया है पहले वो देखो। एक बार प्रश्न समझ में आ गया ना, फिर आंसर देना बड़ा आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। पर क्योंकि ये मैंने फील किया हुआ, ये मैं अनुभव करता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, जब वो प्रश्न पढ़ रहे होते हैं, माइंड को प्रश्न पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो उसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं जाके कि प्रश्न पढ़ तो रहे पर लगेगा कैसे। तो ध्यान प्रश्न पर नहीं है, लगेगा कैसे, उस पर ध्यान रहता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यकीन मानिए, अगर एक बार आप ध्यान देंगे ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने पर, ऐसी चुटकी में आंसर आएगा यार उसका। चलिए देखें क्या करना चाहिए, बताइए। है कोई फॉर्मूला आपके पास जिसमें ए आई, डेल्टा एम आई और आई निकलवा के चला जाए? बताइए। और अल्पतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए वो चीज, बताओ भाई। I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। याद आ गया? अगर नहीं याद आता है तो आप पेजेस पलटिए, अभी अभी आपने लिखा है वहां से याद आ जाएगा, पन्ना पलटना कोई खराब बात नहीं है। I इज इक्वल टू, ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 60 डिग्री, डेल्टा एम की जगह पर 30 डिग्री अपॉन 2। अरे भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। 60 प्लस 30 क्या हो गया? और 90 का आधा कोई जानता है? हमको पूछना चाहिए, सब लोग जानते हैं ये तो ये बस 45 डिग्री आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन देखे और यूपी बोर्ड में आया हुआ है। लेकिन अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है। खैर, तो ये हमने आज लगाए 2 न्यूमेरिकल, इसके ज्यादा न्यूमेरिकल्स आज नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वक्त की कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं कि हमको चलना पड़ेगा सबको। वक्त से एक चीज मुझे याद आई, जैसे एक बार मैं और भी आपसे कह रहा था कि वक्त और कदर, ये 2 शब्द जो है ना, ये बड़े ही खूबसूरत शब्द हैं। एक्चुअली होता क्या है, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास वक्त होता है तो चीजों की कदर करना आपको नहीं आता है, और जब आप बड़े हो जाते हैं और आपके पास वक्त कम रहता है क्योंकि उस समय जिंदगी की भाग दौड़ आप में ज्यादा हो जाती है, उस वक्त आप चीजों की कदर करना शुरू करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वक्त रहते चीजों की कदर की जाए तो शायद लाइफ को जीना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको तो बताया जा रहा है ना कि कब क्या करना है, तो वक्त के साथ चीजों की कदर करना सीखें। लाइफ बहुत आसान होगी आपकी, और आपसे जुड़े हुए लोगों की भी आसान होगी। तो फिलहाल आज फिजिक्स में हम लोग इतना ही रखेंगे, यही तक न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप भी अपने घर में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, पुरानी थ्योरी की, पुराने न्यूमेरिकल्स की।
हम सभी टीचर्स की दुआएं आपके साथ हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ईश्वर करे आपको और आपकी फैमिली को पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रखे जैसा आप रहना चाहते हैं। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ चलते हैं। आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।